नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। हरियाणा सरकार को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित रखने के कानून पर हाईकोर्ट की रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। हाईकोर्ट से 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वो फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाई कोर्ट ने बिना उसे पक्ष रखने का मौका दिए कानून पर एक तरफा रोक लगा दी थी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत हरियाणा सरकार को दी है। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र में नौकरियों में प्रदेश के निवासियों को दिए गए 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट द्वारा जो रोक लगाई गई थी उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को हटाते हुए राज्य सरकार से कहा कि किसी इंडस्ट्री के खिलाफ आरक्षण संबंधी कानून लागू करने में कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वो फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करें। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाईकोर्ट बिना उसे पक्ष रखने का मौका दिए कानून पर एक तरफा रोक लगा दी है। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में संजय जी। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत हरियाणा सरकार को दी है। हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें 75% आरक्षण पर रोक लगाई गई थी। मैं आपसे इस पूरे मामले को भी समझने की कोशिश करूंगा, साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पर जो रोक लगाई गई है उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, 2020 में हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 पास किया था, जिसमें कहा गया था कि 30,000 रुपए की सैलरी से कम वाले, ये बहुत एक अहम बात है, सारे जॉब्स में ये रिजर्वेशन नहीं था। ये एक भ्रामक बात भी लोगों के समक्ष रखी जा रही है। तो 30,000 रुपए से कम सैलरी वाले लोगों का जो जॉब है वो जॉब 75% हरियाणा के लोकल व्यक्तियों को मिलना चाहिए, ये कानून था। अब ये 75% कोटा वाला एक्ट पास हुआ। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि, इस पे चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने निर्णय देते हुए 3 फरवरी को, टू बी वेरी प्रिसाइज, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है उसकी जो नियमावली है उसका आधारभूत उल्लंघन करता है, ये कह के इस पे स्टे लगा दिया था। इस चीज को अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आज, जैसा आपने अभी अपनी न्यूज में बताया, इस चीज को चैलेंज किया गया। एक और पृष्ठभूमि जानना आपको, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत आवश्यक है। वो ये है कि सिमिलर लॉ 2 प्रदेश और हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक झारखंड, यहाँ पे सिमिलर लॉ है। देखिए, इस कानून को क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे को हटाया? उन्होंने कहा कि ये जातिगत नहीं है, ये जो रिजर्वेशन है जातिगत नहीं है। वी आर ए वेलफेयर स्टेट, हम एक वेलफेयर स्टेट है और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनको ऊपर उठाने का संविधान में इसका प्रावधान है स्पेसिफिकली। तो इसमें हम किसी पक्ष के प्रति ये आरक्षण नहीं कर रहे हैं। ये आरक्षण, क्योंकि अगर अदरवाइज ये समस्या एक बहुत हो रही है कि बाहर के लोग आके और वहां पे जॉब ले लेते हैं, तो जो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। तो इसलिए उसको लिया गया और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको, जो सबसे बड़ी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विद इन ए मंथ इस चीज को डिसाइड करिए। तो एक मुझे लगता है कि जैसा आपकी न्यूज में चला कि ये एक थोड़ी सी राहत की बात है हरियाणा सरकार की। संजय जी, आपसे मैं यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आपने ही बताया कि झारखंड में भी ऐसा है, हरियाणा अब इसे करने जा रहा है। अगर देश के सारे राज्य इस तरह का नियम लेकर आ जाते हैं
तो हम जहां एक होने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अलग होने की चीजें पैदा नहीं कर देगा, क्योंकि फिर हम किसी एक राज्य में ही काम करने के लिए रिजिड हो जाएंगे शुरुआती दौर में। देखिए, आपके बात में बहुत बल है। हम फेडरल ढांचे में रहते हैं जो हमारा संविधान प्रोवाइड करता है। वो फेडरल ढांचा ये कहता है कि हर व्यक्ति को आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कहीं पे भी एक केरल का व्यक्ति दिल्ली में काम कर सकता है, दिल्ली का व्यक्ति जाके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के किसी भी कोने में काम कर सकता है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जांचने के लिए, आंकने के लिए 1 माह का समय दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट है वो एक ऐसी स्थिति में है, वो सक्षम है इस चीज पे निर्णय लेने की। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसमें जरूर हम अपने पक्ष और प्रतिपक्ष बता सकते हैं। जो एक बहुत ये जो लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर, उनकी बात में भी कोई रीजनिंग अवश्य है। तो लेट अस सी हाउ ऑनरेबल हाई कोर्ट टेक्स इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय चड्ढा जी आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तौर पर राहत है हरियाणा सरकार को, और 4 हफ्ते में इस मामले पर फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और अब रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद इस पर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। लंबे समय से बंद दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस 17 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय आज से सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए फिर से खुल गया है। कैंपस खुलने के बाद स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड हैं और कोरोना के समय से ही दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। काफी लंबे समय से स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय खोलने का इंतजार कर रहे थे। ऑफलाइन कक्षाएं बहाल करने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने सड़क पर कक्षा अभियान की शुरुआत की थी। कॉलेज खुलने के बाद छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, और इससे पहले दिल्ली के गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और JNU में भी 7 फरवरी से फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई हैं। DU में फर्स्ट ईयर को छोड़कर बाकी सभी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि 10 मार्च से फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसलिए उनकी ऑफलाइन क्लास शुरू करने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज खुल गए हैं और छात्र दोस्तों से मिलने और कॉलेज में क्लास लेने के लिए उत्साहित हैं। साथ ही छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं थी। हालांकि कुछ कॉलेजों ने स्नातक की पहले वर्ष की कक्षाएं ऑनलाइन ही लेने का फैसला लिया है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व VC दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज में। धन्यवाद। आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिकल क्लासेस के लिए शुरुआत हो चुकी है, और सबसे पहले मैं आपसे यह समझने की कोशिश करूंगा कि 2 साल बाद कॉलेज खुले हैं, छात्रों और टीचर्स में एक कैसा अब बॉन्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं ऑनलाइन करते करते। एक थोड़ा सा जो कहते हैं कि आदत सी भी बदल गई है। अब मैं मानता हूं कि यह उचित है जी। बेशक 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन छात्रों का आपस में भी थोड़ा बहुत तालमेल बना रहा ऑनलाइन, और टीचरों से भी बना रहा जी। तो ऐसा नहीं है कि सारे संबंध टूट गए थे या सिकुड़ गए थे जी। और अब जब आमने सामने बैठ जाएंगे तो फिर से वो अंकुर फूटेंगे, फिर वो नई शुरुआत होगी जी। मैं नहीं मानता कि कुछ खास बिगड़ा होगा। यंग लोग हैं, बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं गति। जी सर, जो छात्र हैं, कुछ छात्र अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं, या फिर अगर ऑफलाइन भी चल रही हैं तो उनके पास ऑप्शन हो कि वो ऑफलाइन में जाना चाहें ऑफलाइन में चले जाएं, वो ऑनलाइन में जाना चाहें ऑनलाइन में चले जाएं। क्योंकि जो छात्र दूर के रहने वाले हैं, क्योंकि कॉलेज तो खोल दिए हैं, क्लासेस खोल दिए हैं, हॉस्टल नहीं खोले गए हैं, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, मैं ये बात ठीक से नहीं इसकी जानकारी मुझे पूरी तरह से नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं ये मानता हूं कि
विश्वविद्यालय, विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय, छात्रों का ध्यान रख के आगे कदम लेगा। छात्र इसको लेकर विचलित ना हो, जरूर उनका हित ध्यान में रखा जाएगा, थोड़ा सा सब्र करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बीते 7 सालों में दिल्ली में ढांचागत सुधार हुआ है और उस परियोजनाओं में करोड़ों की राशि भी बचाई गई है। राजधानी में जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, ढांचागत विकास की जरूरत अधिक महसूस हो रही है। पिछले 7 सालों में दिल्ली के ढांचागत विकास से संबंधित कई योजनाएं बनी और आगे बढ़ी हैं। इनमें कुछ जमीन पर भी उतरी हैं और इस सब के बीच 7 साल में 27 फ्लाईओवर बने और 7 को बनाने का काम चल रहा है। और इसी तरह अब तक दिल्ली में 34 फुट ओवर ब्रिज बने हैं और 13 निर्माणाधीन हैं। इन पर यातायात शुरू हो जाने से जनता को कुछ हद तक जाम से निजात मिली है। ढांचागत विकास की बात करें तो सबसे अंत में अक्टूबर 2020 में शास्त्री पार्क और सीलमपुर फ्लाईओवर की जनता को समर्पित किया गया। 6 लेन वाले शास्त्री पार्क फ्लाईओवर और 2 लेन वाले सीलमपुर फ्लाईओवर के बनने से इस रूट पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिली है। इन फ्लाईओवर से अब आईएसबीटी से लेकर यूपी बॉर्डर तक का सफर 10 मिनट में तय किया जा रहा है और इसमें पहले 30 मिनट लगते थे। इसके पहले जुलाई 2019 में राव तुलाराम फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया गया था। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता बीजेपी शासित नगर निगमों पर झूठे आरोप लगाते हैं। नगर निगमों को बकाया फंड देने की जगह आप नेता निगमों को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर बेबुनियाद आरोप लगाने पर स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने मंत्री सत्येंद्र जैन, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा और आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और विधायक आतिशी को समन जारी कर 14 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल 1 नवंबर को आप नेताओं ने प्रेस वार्ता में बेबुनियाद आरोप लगाया था कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 2100 करोड़ रुपए का संपत्ति कर बनता है, लेकिन 700 करोड़ रुपए ही जमा होता है। शेष पैसे बीजेपी नेता अपने पास रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप नेताओं ने बीजेपी नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए थे। इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर बाद में माफी मांग लेना उनकी आदत है। दिल्ली शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बुधवार को दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा शस्त्र का स्मार्ट कार्ड और शस्त्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया। स्मार्ट कार्ड बनने से शस्त्र लाइसेंस धारकों को न सिर्फ इसे लेकर चलने में आसानी होगी, बल्कि इसकी जांच करने में भी पुलिस को काफी सहूलियत होगी। शस्त्र मोबाइल ऐप को ई-बीट बुक से जोड़ा गया है। किसी भी समय पुलिस अधिकारी लाइसेंस धारकों की जाँच कर सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने शस्त्र मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को की मदद से तैयार किया। पुराने लाइसेंस धारक भी स्मार्ट कार्ड के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट पर वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि जिन लोगों के नए लाइसेंस बनाए जाएंगे उनको स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जिन लोगों के पुराने लाइसेंस हैं, यदि वो अपना नया स्मार्ट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उनको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा और भरकर उसकी जानकारी देनी होगी। दिल्ली कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है। अस्पतालों में कोरोना के महज 3% मरीज ही भर्ती हैं। नए मरीज भी ना के बराबर हैं। साथ ही अस्पतालों की ओपीडी में अब वायरल और बुखार के रोगियों की संख्या पहले की तुलना में काफी कम है। कोरोना के मामले कम होने से अन्य मरीजों ने अस्पताल में आना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली के अस्पतालों में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी के मरीज भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इन लोगों को लगातार खांसी आना, सांस लेने में परेशानी,
और थकावट हो रही है। इसके अलावा हार्ट और पेट से संबंधित बीमारी के रोगी भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। दिल्ली के आकाश हेल्थ केयर के मेडिसिन विभाग की डॉक्टर परिणीता कौर का कहना है कि ओपीडी में इस बार बहुत से पेशेंट्स में ट्यूबरकुलोसिस की समस्या भी देखने को मिल रही है। बीते कई दिनों से देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद आज फिर से कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिली। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,757 नए मामले सामने आए और 541 लोगों की मौत हो गई है। कल 30,615 मामले दर्ज किए गए थे। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई है। दिल्ली से जोधपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां 27 फरवरी तक बाधित रहेंगी। इस सेक्शन पर मेड़ता रोड और खरिया खानगढ़ स्टेशन के बीच पैच दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते यहां कुछ रेलगाड़ियां रद्द तो हुई हैं, कई आंशिक रूप से निरस्त कर दी गई हैं। कुछ का मार्ग परिवर्तित किया गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 26 फरवरी तक ट्रेन संख्या 22421 दिल्ली सराय रोहिला से जोधपुर के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जोधपुर डेगाना के बीच रद्द रहेगी और 25 फरवरी तक 14887 ऋषिकेश बाड़मेर और 24 फरवरी तक 14888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस रद्द रहेगी। गाजियाबाद के डासना जेल में जेल प्रीमियम लीग का 10वां सत्र का समापन हो चुका है। आपको बता दें कि इस प्रीमियम लीग में एक माह तक कई खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज जैसे अन्य तरह के खेल में जेल में बंद बंदियों ने हिस्सा लिया। खेलों के जरिए जेलों में बंद बंदियों को मानसिक रूप से तैयार करना और शारीरिक बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया। इस खेल में विजेता उपविजेता आने वाली टीम को आशियाना इंटेरियो के सौजन्य गौरव शर्मा की तरफ से जेल प्रशासन द्वारा मेडल और शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। राजधानी में इन दिनों मौसम करवट ले रहा है। यही वजह है कि दिन को छोड़कर सुबह शाम हल्की सर्दी है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 5 दिनों में अधिकतम पारा 28 और न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगले 2 दिन बाद तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 अधिक 25.7 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 कम 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह हल्की धुंध छाई रही, लेकिन जल्दी धूप निकलने की वजह से धुंध छट गई थी। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 35 से 95% रहा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।